तो गाइज मैंने आपको एक छोटा सा टारगेट दिया था कि भैया जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करवाता हूँ, उस वीडियो पे 70 लाइक्स बस क्रॉस करवा दो। एंड भाई साहब आप लोग ने एक ही दिन में पूरे 70 लाइक करवा दिए। रियली 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 हार्टफेल थैंक यू फॉर सच अ सपोर्ट एंड लव। एंड एज आई प्रॉमिस कि सर जैसे ही आप 70 लाइक्स क्रॉस करवा दोगे, आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन मेकिंग यू लर्न ऑल द टैक्स रेट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन इन सच अ मैनर जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। आई प्रॉमिस कि सर इस वीडियो को देखने के बाद ना एनआर टैक्सेशन की टैक्स रेट्स में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद कुछ भी रेफर नहीं करना पड़ेगा। एंड सर इतना बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी ना कि आपको इस चैप्टर का पूरा डर ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सच अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव। सर अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर सर आप पावर बैच को एनरोल करना चाहते हो तो पावर बैच भी आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। दैट इज अल्टीमेट रेस्क्यूअर। डू एंजॉय द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की एग्जैक्टली कैसा लगा। अब तक हमने सर एनआरटी में क्या पढ़ा? सबसे पहले सर रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा। इस रेसिडेंशियल स्टेटस से क्या पता चला कि सर पर्सन नॉन रेसिडेंट है कि रेसिडेंट है। जैसे सर नॉन रेसिडेंट पकड़ लिया हमने उसको, सर उसकी इंडियन इनकम पकड़ी। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होती है सर, इनको किनारे किया। अब सर इंडियन इनकम पे टैक्स लगाना है। सर टैक्सेशन से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें रहती है सर, बेसिक बेसिक बातें अपने को समझनी पड़ती है। ऐसे डायरेक्टली हम टैक्सेशन पे स्विच नहीं कर सकते, अपने कुछ बेसिक बातें करनी पड़ती है। सर सबसे पहला होता है एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। एक प्रोविजन होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सर ये क्या बोलता है? सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सीए फाइनल में अगर आप ओवरऑल बातें करोगे, अब तक हमने 3 जगह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ चुके हैं। एक सर 44 एडी, 8% आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, 6% डिक्लेयर करना पड़ता है। 44 एडीए अगर प्रोफेशनल बिजनेस में हो तो 50% डिक्लेयर करना पड़ता है। और सर 44 ए सर 3 सेक्शन पढ़ चुके थे हम, कौन कौन से? इसमें क्या डिक्लेयर करना पड़ता है? इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है 1000 रुपीज पर मंथ और 7500 रुपीज पर मंथ सर, एज द केस में भी। ये 3 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ चुके हैं सर, लेकिन इसके अलावा देयर आर 5 मोर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो कि सर आज के दिन में नॉन रेजिडेंट को मिलते हैं। कौन कौन से 5 मोर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? सबसे पहला सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है सर 44 बी का। सर ये बोलता है अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी सर शिपिंग बिजनेस में है, शिपिंग बिजनेस में है, प्रोविजन कहता है सर शिपिंग बिजनेस में है ना, तो ये अच्छा ध्यान देना, शिपिंग बिजनेस भी कोई ऐसा वैसा नत्थु गेरा वाला शिपिंग बिजनेस नहीं, सर रेगुलर शिपिंग बिजनेस में, रेगुलर शिपिंग बिजनेस में। तो भैया ये क्या, इसके पास एक ऑप्शन है कि स्पेसिफाइड सम का 7.5% पीजीबीपी डिक्लेयर कर ले। टैक्सेशन नहीं बता रही है अपना, टैक्सेशन नहीं बता रहा सर, पीजीबीपी कैलकुलेट बताना बता रहा है सर, टैक्स रेट नहीं बता रहा। दिस इज नॉट टैक्स रेट, दिस इज पीजीबीपी कैलकुलेशन। दिस इज पीजीबीपी कैलकुलेशन सर, पीजीबीपी कैलकुलेशन बता दिया इसने, आराम से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर 44 बी के बाद सर आता है 44 बी बी ए। अगर कोई नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी एयरक्राफ्ट बिजनेस में है, एयरक्राफ्ट बिजनेस में, सर इसको ऑप्शन है सर स्पेसिफाइड सम का। ऑप्शन क्या है सर? स्पेसिफाइड सम का 5% आपको भरना पड़ता है एस पीजीबी, 5% आपको पीजीबी डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर इन दोनों ही केसेस में स्पेसिफाइड सम क्या होता है समझना, दोनों ही केसेस स्पेसिफाइड सम क्या होता है। सर फॉर एग्जांपल शिप अगर इंडिया आ रही है तो कहता है कहीं पे भी सर, कहीं से भी शिप इंडिया आ रही है, अगर सर फ्रीट इंडिया में रिसीव हो रहा है तो दैट इज स्पेसिफाइड सम। कहीं से भी शिप इंडिया आ रही है सर, कहीं से भी शिप इंडिया आ रही है तो जो भी फ्रीट रिसीव्ड इन इंडिया है वो फ्रीट रिसीव्ड इन इंडिया इज स्पेसिफाइड सम। प्लस इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया से बाहर जा रही है, फ्रीट रिसीव्ड ऑफ इंडियंस एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, एनीवेयर इन दी वर्ल्ड।
सर भारतीय लोगों का सामान इंडिया में आ रहा है, सामान इंडिया आ रहा है, तो जो भी भाड़ा इंडिया में रिसीव हो रहा है, जो भी भाड़ा इंडिया में रिसीव हो रहा है, दैट इज स्पेसिफाइड सम, प्लस इंडियन लोगों का सामान कभी भी अगर बाहर जा रहा है तो वर्ल्ड में कहीं पे भी सर अगर फ्रेट रिसीव हो रहा है तो वो इंडियन का माना जाएगा। सर यूएस से सामान इंडिया आ रहा है, भाड़ा इंडिया मिल रहा है, इंडियन सब में ऐड, स्पेसिफाइड सब में ऐड करना पड़ेगा। इंडिया से बाहर जा रहा है, कहीं पे भी रिसीव हो रहा है, ऐड करना पड़ेगा। यूएसए से इंडिया आ रहा है, भाड़ा अगर चाइना में रिसीव हो रहा है, इसको ऐड नहीं करना होता है। सर आई होप यू गॉट द पॉइंट। स्पेसिफाइड सम क्या होता है? बाहर वालों का भाड़ा इंडिया में रिसीव अगर हो रहा है तो उसको स्पेसिफाइड सम में बोलेंगे एनी फ्रीट रिसीव्ड इन इंडिया, प्लस इंडिया वालों का सर जो फ्रीट है कहीं पे भी रिसीव हो रहा हो उसको भी स्पेसिफाइड सम में लेके चलना पड़ेगा। सर इसका टोटल करोगे 7.5%, 5% डिक्लेयर करोगे, इन सब के ऊपर टैक्स रेट कितना लगोगे सर? 35%। और स्लैब रेट जो भी केस लगेगा सर, ये टैक्स रेट लगने वाली है, टैक्स रेट लगेगी सर। सिंपल सी बात है, ये सर बड़ा ही सिंपल सी बात है सर। दोनों ही सेक्शंस में खास बात क्या है सर? यू डोंट हैव अ ऑप्शन, यू डोंट हैव अ ऑप्शन टू डिक्लेयर लोअर। ओ हो, आप लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं। यू डोंट हैव अ ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, है तो है, बस खत्म। सर और कौन कौन से स्पेसिफाइड टैक्सेशन है सर? प्रिजम्प टैक्सेशन एक होता है 44 बीबी। सर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे रखी है इंडिया में, रेंट इन इंडिया। और सर प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए सर? प्रोस्पेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स के लिए सर प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। सर कहता है इसको जो भी रेंट रिसीव्ड इन इंडिया है, रेंट रिसीव्ड इन इंडिया प्लस रेंट अक्रूड इन इंडिया, इसका 10% भरना पड़ जाता है। 10% सर पीजीवी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर 44 बी अगर कभी फॉरेन कंपनी, सर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है क्या सर? यहाँ नॉन रेसिडेंट नहीं है सर। इंडिया में कोई टर्न की प्रोजेक्ट उठाता है, टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट। सर टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है सर? प्लांट एंड मशीनरी कमीशन करना, इरेक्ट करना सर, सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का काम करना सर, टर्न की प्रोजेक्ट कहलाता है। सर कभी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड टर्न की प्रोजेक्ट अगर कोई फॉरेन कंपनी उठा रही है तो जो भी सर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसका 10% डिक्लेयर करना पड़ जाता है पीजीबीपी। इन दोनों सेक्शंस में यू हैव ऑप्शन टू डिक्लेयर लोअर। आप चाहो तो डिक्लेयर लोअर कर सकते हो, लोअर देन 10%। बट सर अगर लोअर डिक्लेयर करते हो तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। प्लस सर ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ी ही सुंदर बात कहती है इन सेक्शंस में, इन केस यू डिक्लेयर लोअर एंड यू इनकर लॉसेस। सर लोअर डिक्लेयर करने के कारण आपके पास लॉसेस आ गए, यू सफर लॉसेस, in that case you cannot set off such losses from presumptive income। अगर मान लो सर कभी आपने सर लोअर डिक्लेयर कर दिया, लॉस आ गया, लोअर डिक्लेयर कर दिया, लॉस आ गया सर, आ सकता है क्या? यस सर आ सकता है सर। लोअर डिक्लेयर करने से अगर कभी भी लॉसेस आता है, प्रोविजन कहता है आप उसको कभी भी प्रिजम्पटिव इनकम सेट ऑफ नहीं कर सकते। आगे चल के हो सकता है आप 10% डिक्लेयर कर लो, लेकिन आप कभी भी उससे डिक्लेयर नहीं कर सकते। सर क्या इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? क्या इन दो सेक्शंस में डिक्लेयर कर सकते हैं आगे चल के सर, सेट ऑफ कर सकते हैं क्या प्रिजम्पटिव इनकम से? सर इन दो सेक्शन पे तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है, इन दो सेक्शन से तो कभी आप लोअर डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, तो भैया लॉस कभी होगा ही नहीं। जब लॉस होगा ही नहीं तो सेट ऑफ करने की तो कोई बात ही नहीं आती। सर क्या ये 4 सेक्शन क्लियर हो जाते हैं क्या? 4 सेक्शन के अलावा सर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 44 बी सर, आपके सेक्शन के लिए अमेंडमेंट 44 बी सी। सर ये क्या बोलते हैं? अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी सर क्रूज शिपिंग में हो, क्रूज शिपिंग में हो, क्रूज शिपिंग में हो सर, क्रूज शिपिंग, लॉस होगा ही नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्रूज शिपिंग का मतलब क्या होता है सर? ये आपके सितंबर के लिए अमेंडमेंट आया सर। कोई ऐसा शिप जिसमें 200, जस्ट गिव मी अ सेकंड,
आई एम मिसिंग इट आउट। 200 उससे ज्यादा पैसेंजर की कैपेसिटी हो, प्लस ग्रेटर देन 1 पोर्ट ऑफ इंडिया ट्रैवल करती हो। तो कम से कम एक से ज्यादा पोर्ट ट्रैवल कर रही हो इंडिया के, प्लस कहता है 200 से ज्यादा पैसेंजर उठा सके, 200 से ज्यादा पैसेंजर उठा सके सर, इसको क्रूज शिपिंग बोलते हैं। सर कहता है ऐसी क्रूज शिपिंग कंपनी का जो भी पैसा रिसीव्ड इन इंडिया है और रिसीवेबल इन इंडिया है, इंडिया है, सर इस पे ये लोग चाहें तो 20% अपना पीजीपी डिक्लेयर करेंगे। सर इस पे 20% डिक्लेयर करेंगे। यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ लोअर, यू कैन नॉट डिक्लेयर लोअर, लोअर डिक्लेरेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन नॉट अवेलेबल। ओ वाओ सर, वाओ सर, वाओ। इन सब के अलावा एक छोटो सेक्शन और आता है सर, एक छोटो सेक्शन आता है, सेक्शन 172। सर अगर कोई शिपिंग बिजनेस है सर, ओकेशनली इंडिया आता है सर, ओकेशनली वंस इन अ लाइफ टाइम आ गया, ओकेशनली। देखियो रेगुलर आ जाता है तो भैया 44 बी में टैक्स भरवा लेंगे, क्रूज शिपिंग है तो 44 बीबीसी में ले जाएंगे। लेकिन ओकेशनली इंडिया आ रहा है तो इसमें कहता है 7.5% ऑफ फ्रीट इन इंडिया, 7.5% ऑफ द फ्रीट आपसे लेंगे। बट सर इसमें खास बात क्या है, क्या आप लोअर डिक्लेयर कर सकते हो? राइट आंसर इज नहीं, आप लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन सर इस केस में प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्सेस ले लिया जाएगा एंड सर आरओई फाइल करने को बोला जाएगा। इस केस में जो मास्टर ऑफ शिप है ना, मास्टर ऑफ शिप हैज टू इंश्योर दैट आरओआई इज फर्निश्ड बिफोर डिपार्चर ऑफ शिप। शिप के डिपार्चर से पहले आरओआई फर्निश हो जाए, ऐसा मास्टर ऑफ शिप इंश्योर करने वाला है। सर सिंपल सी बात है। तो लेकिन ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है क्या? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि देयर आर 5 एक्सेप्शंस जहां पे प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होती है, असेसमेंट ईयर में टैक्सेस नहीं लिए जाते, आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्सेस लिए जाते हैं। एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज सर एक शिपिंग बिजनेस, एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है जो कि सर ओकेशनली इंडिया आता है, ओकेशनली इंडिया आता है। प्रोविजन कहता है उनके साथ ऐसा प्रोविजन लगाओगे आप कि उनके साथ प्रीवियस ईयर में टैक्सेस ले लोगे, प्रीवियस ईयर में रिटर्न फाइल करवा दोगे। इसलिए कंपनी के लिए बोला गया कि मास्टर ऑफ शिप जो होगा ना, वो इंश्योर करेगा कि हमेशा आरओआई फाइल हो जाए, उसके बाद ही वो शिप छोड़ेगा। बट सर सर्टेन केसेस में एक केस होता है जहां पे ना सर जो असेसिंग ऑफिसर होता है कैन रिलैक्स दिस आरओआई डेट। जो आरओआई है ना, आरओआई की ड्यू डेट है ना, इसको 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है, 30 डेज के लिए। मैं मतलब शिप चली जाए उसके बाद भी 30 डेज में आप आरओआई फर्निश कर सकते हो। सर कौन से केसेस में? सबसे पहला तो सर इट इज इम्पॉसिबल टू फाइल आरओआई, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइल आरओआई बिफोर डिपार्चर। प्लस जो शिप मास्टर है ना, मास्टर ने नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं फॉर टैक्सेस, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर टैक्सेस। सर क्या बात चल रही है, देखो कोई भी अगर ऐसी कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी है जो कि ओकेशनली इंडिया आती है, भैया उसको 7.5% ऑफ द फ्रीट इंडिया में देना पड़ जाता है। प्रेजम्पटिव इनकम टैक्स वही लगेगा जो टैक्स रेट है, 35% सर लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते, लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्सेस मांगेंगे, यानी सर जब आप शिप जा निकाल रहे हो तो उससे पहले ही उससे पहले ही आपसे टैक्सेस ले लिए जाएंगे। सर लेकिन अगर आप चाहो तो 30 दिन का रिलैक्सेशन मांग सकते हो, क्योंकि अगर इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फाइल आरओआई तो उस केस में आप 30 दिन का रिलैक्सेशन मांग सकते हो। बस ध्यान देना सर, पहली बात तो इम्पॉसिबल होने से आरओआई फाइल करना, दूसरा आपने जो रेलेवेंट टैक्सेस है वो पे कर दिए, उसके बाद आप आरओआई पहले बाद में फाइल करो, चल जाएगा। ये अपना पूरा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था, पूरा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो एनआर टैक्सेशन में चलता है। सर कोई बहुत मुश्किल बात कर दी क्या मैंने? कोई बहुत मुश्किल बात कर दी क्या? नहीं सर, बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन था। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में? अभी तक तो मैं टैक्स रेट तक पहुंचा ही नहीं हूँ, टैक्स रेट तक पहुंचा ही नहीं हूँ सर, टैक्स रेट तक अभी तक पहुंचा ही नहीं हूँ। इन पर टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटता नॉर्मली। नॉन रेसिडेंट के लिए अगर आप नॉन रेसिडेंट को अगर फ्रीट का भाड़ा, फ्रीट का पेमेंट कर दे तो इंडियन इनकम नहीं मानी जाती, मतलब फ्रीट नहीं कटता। सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये इंडियन इनकम नहीं मानी जाती ना शालिनी। रेट अगर इंडिया में कोई रिसीव कर रही तो इंडियन इनकम नॉर्मल नहीं मानी जाती। नो दिक्कत सर, परफेक्ट। सर दूसरा, टैक्स रेट समझने से पहले कुछ और बेसिक बातें सुन लो ना थोड़ी सी, तो बढ़िया टैक्स रेट आराम से समझ में आएंगी। सर नॉन रेसिडेंट के हाथ में कैपिटल गेन कब लगता है? नॉन रेसिडेंट के हाथ में कैपिटल गेन लगता है सर, जैसे रेसिडेंट के हाथ में लगता है वैसे नॉन रेसिडेंट के हाथ में लगता है। हाथ में वैसे नॉन रेसिडेंट के हाथ में। सर नॉन रेसिडेंट के हाथ में स्लैब टैक्स रेट कौन सी लगती है नॉन रेसिडेंट के हाथ में? नॉन रेसिडेंट की जनरल इनकम में टैक्स क्या लगता है? सर स्लैब रेट से लगता है ना, ये कैसी बात कर रहे हो सर, बैकी बैकी की। स्लैब रेट सर 115 बीएससी वाली लगाओगे या ओल्ड रेजिम लगाओगे। नॉन रेसिडेंट अगर फॉरेन कंपनी है तो भैया 35% लगाओगे। सर कैसी कैसी बात करो, सब तुमने पढ़ रखा है पहले। सर नॉन रेसिडेंट अगर कभी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, नॉन रेसिडेंट कभी लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, क्या टैक्स रेट लगता है इस पे? सर कैसी कैसी बहकी बहकी बात करो सर, 112 ए होगा तो 10% ओवर 1.25 लाख और 12.5% ओवर 2.5 लाख, 1.25 लाख सर, बिफोर बजट आफ्टर बजट। सर किसी को अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो सर 15%, 20%। सर इसी नॉन रेसिडेंट को 112 का कैपिटल गेन होगा तो भैया 20%, 12.5%। सर क्या मैंने, अच्छा, अगर इसी नॉन रेसिडेंट को अगर सर कैजुअल इनकम होती है, सर जैसे ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होती है, बेटिंग की इनकम होती है, सर वर्चुअल डिस्ट्रिक्ट की इनकम होती है, सर यहाँ पे तो कहीं भेदभाव हमने किया नहीं। जो टैक्स रेट रेसिडेंट के हाथ में लगता है वही टैक्स रेट नॉन रेसिडेंट के हाथ में लगता है। सर कोई बहुत मुश्किल बात बता रहा हूँ क्या मैं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। सर इसमें क्या ही है सर, क्या है, क्या है ये सब तो पढ़ के आए हो। यानी सर इस पूरे चैप्टर में स्पेशल इनकम्स के लिए टैक्स रेट है, के लिए टैक्स रेट है, विच इम्प्लाई कि अगर आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई टैक्स रेट नहीं मिलता तो भैया आप रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स को रेफर करोगे। दिस इम्प्लाई if you do not find, if you don't find any tax rate in this chapter, go for normal provision। पर बड़ी सिंपल सी बात है। सर प्रोविजन कहता है कभी भी अगर आप इन स्पेशल प्रोविजंस में टैक्स रेट नहीं ढूंढ पा रहे, आपको नॉन रेसिडेंट के इनकम को टैक्स करना है, सीधी सी बात है, नॉन रेसिडेंट इनकम को टैक्स करना है। टैक्स करने के लिए क्या प्रोविजंस अवेलेबल है? सर अपने पास कुछ जनरल प्रोविजन है जो हम पूरे इनकम टैक्स में पढ़ के आए हैं कि भैया कैपिटल गेन पे ये टैक्स लगेगा, आपके नॉर्मल इनकम पे ये टैक्स लगेगा। सर ये सब हम पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, वही नॉन रेसिडेंट के ऊपर भी लगता है। बट सर देयर आर सर्टेन स्पेशल इनकम्स, देयर आर सर्टेन स्पेशल पीपल जिनको सरकार बेनिफिट देती है। सर कौन है वो यहाँ पे पढ़ना है, और इनकी भी सर अगर कोई स्पेशल इनकम के अलावा जनरल इनकम बनती है तो ऊपर टैक्स लगाएंगे। सर लेट अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो तरीके से टैक्सेशन का बेनिफिट देती है नॉन रेसिडेंट को। सी अल्टीमेटली नॉन रेसिडेंट के हाथ में सर बेनिफिट देते हैं, नॉन रेसिडेंट को बेनिफिशियल बेनिफिट देते हैं ताकि वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाए। सर कैसे कैसे बेनिफिट देते हैं? सी सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल को बेनिफिट देते हैं हम लोग, सर्टेन इनकम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बेनिफिट देते हैं। देखो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात बात पूरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में अगर पैसा लगा रहा है, नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में पैसा लगा रहा है, तो नॉर्मली इंडिया उसकी इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी, जो ऊपर प्रोविजन है वही प्रोविजन लगेंगे। बट देयर आर सर्टेन इनकम, कुछ एक्सेप्शनल इनकम्स होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल इनकम्स होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिनकी इनकम को हमको कम रेट से टैक्स करना पड़ता है, जिनका जिनकी कुछ इनकम्स को हमें कम रेट से टैक्स करना पड़ता है। मैं वो कम रेट से कितना कितना टैक्स लगेगा वो यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन जो बची हुई इनकम है वो तो भैया रेगुलर प्रोविजन में लगेंगी। इस चीज का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बार बार जिक्र कर रहा हूँ और बार बार करता रहूंगा। ठीक है, तो सरकार ने किसी को उसको बेनिफिट देना चाहा, देयर आर 4 और 5 पीपल जिनको सरकार बेनिफिट करना चाहती है।
सबसे पहला होता है सर FII। FII को बेनिफिट देना चाहती है, इसलिए इनके लिए सेक्शन है 115 AD। इसके अलावा सरकार बेनिफिट करना चाहती है सर ओफो, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए सेक्शन आया सेक्शन 115 AB। सरकार बेनिफिट करना चाहती है, और किसको सरकार बेनिफिट करना चाहती है? नॉन रेसिडेंट इंडियन को। ओ माय गॉड। सर बेनिफिट करना चाहती है NRA। इसके लिए सेक्शन है 115C से लेके 115I। और किसको को बेनिफिट करना चाहती है सर? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और सर एंटरटेनर, इसको बेनिफिट करना चाहते हैं, इनके लिए कुछ अलग रेजिम्स दे दी 115BBA। इन सब के अलावा सर किसको बेनिफिट करना चाहती है सर? एक स्पेसिफाइड फंड को बेनिफिट करना चाहती है, इसको लगाते हैं सेक्शन 115AD। ठीक है। 5 लोगों का टैक्सेशन मेजर होता है सर। 5 लोगों का टैक्सेशन अगर कभी भी आपके सामने आए, तो या तो वो 5 ही स्पेशल लोग होंगे, बढ़िया बढ़िया क्रेजी क्रेजी स्पेशल लोग होंगे जिनको सरकार बेनिफिट करना चाहती है। नहीं तो भैया इनकम में चली जाएगी सरकार की, भैया कौन सी कैटेगरी ऑफ इनकम है उसका टैक्स अलग से लगाएंगे। सर मान लो अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट, इन सब के अलावा सर कोई भी नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट सर इंटरेस्ट अर्न करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है, नॉन रेसिडेंट डिविडेंड अर्न करता है, नॉन रेसिडेंट रॉयल्टी अर्न करता है, नॉन रेसिडेंट टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट रिसीव करता है, नॉन रेसिडेंट GDR में ट्रेडिंग करता है, GDR में कैप गेन अर्न करता है या इनकम अर्न करता है, नॉन रेसिडेंट कोई कैजुअल इनकम अर्न करता है, नॉन रेसिडेंट अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। सर यानी क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इन 5 कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए अगर हमने टैक्स रेट सीख लिया और इन 6-7 स्पेसिफिक इनकम्स के लिए टैक्स रेट सीख लिया, तो भैया यही स्पेशल बेनिफिट्स है, इनके अलावा जो भी बचा सब नॉर्मल, इनके अलावा जो भी बचा सब नॉर्मल, इनके अलावा जो भी बचा सब नॉर्मल। यस और नो, यस और नो, यस और नो। हाँ सर समझ में आ गया। जहां मैंने आपको इन 5 स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोगों का टैक्सेशन समझा दिया और इन 6-7 इनकम्स का टैक्सेशन बढ़ा दिया, सर कहानी खत्म। बड़ा सिंपल सा प्रोविजन, इतना सही है। यू ऑल एग्री विद मी? यस सर समझ में आ गया। एक एक करके क्यों ना सबको समेटा जाए, एक एक करके सबको समेटा जाए, क्यों ना समेटे सबको। सबसे पहले सर FII टैक्सेशन, एक एक करके सबको बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, एक एक करके सबको करेंगे। सर FII कौन होते हैं सर? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। सर क्या ये प्रॉपर्टी, क्या ये गोल्ड, क्या ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? राइट आंसर इज नो। FII का सिर्फ काम आता है, शालिनी बताऊंगा, आऊंगा, बताऊंगा RDB का बताऊंगा। ठीक है। सर FII का क्या बेनिफिट होता है? FII का सर FII इंडिया में शेयर्स में, या ये बोलो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा सिक्योरिटीज में। FII कभी भी सर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, गोल्ड इन सब में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये सब कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो भैया शेयर्स में इनको या तो सर, या तो सिक्योरिटीज में इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 112A वाला, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अदरवाइज, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 111A वाला, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अदरवाइज। या तो सर क्योंकि सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या तो डिविडेंड आएगा या तो इंटरेस्ट आएगा। सर यही पॉसिबल है ना? यही पॉसिबल है ना? तो भैया टैक्स रेट जैसे आपने पढ़ रखी है सर वही लगा दो यहाँ पे।
1.2 में क्या लगता है सर? 10% ओवर 1.25 लाख। 12.5% ओवर 1.25 लाख। 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई के बाद। सर कोई बहुत अलग टैक्स रेट बता दी क्या मैंने? कोई बहुत अलग टैक्स रेट बता दी क्या मैंने? सर कोई अलग टैक्स रेट थोड़ी है, बहुत कोई अलग टैक्स रेट थोड़ी बता दिया आपने। बहुत ही बेसिक सा बात है, बहुत ही बेसिक बात कर रहे हो सर आप। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% होता था, बाद में 20%। सर ये कैसी बात कर रहे हो सर? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सब तो हमको पहले से पता है सर। यहाँ पे छोटा सा बस इन्होंने गलती कर दी सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% से टैक्सेबल होता था। पहले 10% टैक्सेबल होता था, अभी भी 10% से सर। ये इन्होंने चेंज नहीं किया सर। बिफोर 23 जुलाई, विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 ऑफ कोर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं किया। अदरवाइज मतलब सर अगर आज की डेट में कोई अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहा है जिनपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सर, इस पे 10% टैक्स रेट लगेगा एफआईआई के हाथ में। कोई बॉन्ड वगैरह बेच रहा है सर, 10% टैक्स लगेगा। कोई डिबेंचर वगैरह बेच रहा है, 10% टैक्स लगेगा सर। इसको 12.5% उन्होंने नहीं किया। ठीक है। इसके अलावा अदर एसटीसीजी सर, अदर एसटीसीजी कितना जाएगा सर? पहले भी 30% से लगता था, अभी भी 30% से लगता है। डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम सर फ्लैट सर 20% पहले भी लगती थी, आज भी 20% लगती है सर। इतना ही है, इतना ही सर। सुनना अब सुनना। एफआईआई को कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम होगी, नो अदर डिडक्शन अलाउड, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता। कैपिटल गेन होगा सर, इंडेक्सेशन वगैरह इनको कुछ नहीं मिलता। नो इंडेक्सेशन, पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। क्या कैप अगर ये लोग नॉन रेसिडेंट लोग, अगर ये नॉन रेसिडेंट लोग अगर कैपिटल गेन अर्न करते हैं तो सर क्या एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं? राइट आंसर इज जैसे कैपिटल गेन आप कंप्यूट कर देते हो ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, ऐसे ही कैपिटल गेन कंप्लीट कंप्यूट किया जाएगा सर। क्या इन एफआईआई को सर टीडीएस कटेगा? सर इनका टीडीएस कटता है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम पे। क्या इन एफआईआई को अपना आरओआई फाइल करना पड़ता है सर? क्या इनको आरओआई फाइल करना पड़ता है? यस सर, इनको आरओआई मैंडेटरी फाइल करवाना पड़ता है सर। क्या इनको कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है सर? चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सर। क्या एफआईआई का टैक्सेशन इतना सिंपल फॉर्मेट में आपको समझ में आएगी? एफआईआई में कुछ अलग बात तो थी ही नहीं सर, कोई अलग बात नहीं थी सर। कोई आरडीबी, कुछ बॉन्ड सर, कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है सब फ्लैट 20% से आप लगा दो। फ्लैट 20% से लगा दो, फ्लैट 20% से लगा दो, बस कुछ भी नहीं लगाना अपने को, दिमाग लगाना ही नहीं। लिस्टेड सिक्योरिटीज है 112 वाली 10%, 12.5%। बिफोर बजट 10%, 1.25 लाख के ऊपर। बजट के बाद 1.25 लाख के ऊपर 12.5%। अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 10-10। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15-20। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है भैया 30-30 सर। इनकम 20 सर। बहुत सिंपल सा प्रोपोर्शन, कोई बहुत मुश्किल बात बोल के आ गया मैं? सर क्लियर, बहुत इजी कर दिए सर आपने, बहुत इजी कर दिए। चलो परफेक्ट। एफआईए को डन मानो? हाँ सर, एफआईए को डन मानो आप। जो चालू करें नेक्स्ट वाले को सर। नेक्स्ट वाला है ओफो, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इनका टैक्सेशन आता है सेक्शन 115 ए बी में। देखो ओफो होता कौन है सर? नॉर्मली इंडिया के बाहर कोई पर्सन इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो दाऊद इब्राहिम या फिर ये जो अपना इजराइल का नेतन्याहू है या फिर अल खमीनी या फिर पाकिस्तान वाले इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर लेंगे। तो भैया इंडियन स्टॉक मार्केट में नॉर्मली नोबडी कैन इन्वेस्ट, एक नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन सर ऐसे तो बाहर वाले अगर इंडिया में पैसे डालना चाहे तो डाल ही नहीं पाएंगे ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर कोई ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अभिजीत कहते हैं सर इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है। यस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको जैसा प्रोविजन लग पड़ते हो वैसे ही अलाउ हो जाएगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन एज यूजुअल लगेंगे, एज यूजुअल। ठीक है। ओफो में बोलता है सर, ओफो में अगर कभी भी कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है तो भैया सेबी अप्रूवल ले लो, सेबी से पहले अप्रूवल ले लेना।
प्लस उसके अलावा इंडियन बैंक के साथ टाई अप कर लेना, इंडियन बैंक के साथ टाई अप कर लेना सर, तब जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो सर। ओफो के लिए बड़ा ही सिंपल सा टैक्सेशन सर, अगर आपको कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सर, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा सर बजट से पहले, बिफोर 23 जुलाई, 23 जुलाई से पहले सर 10%। आफ्टर बजट होता है सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई सर 12.5%। अगर सर कोई भी इनकम होती है म्यूचुअल फंड की सर 10%। सर क्या इसमें 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाचा का राज नहीं है जो 1.25 लाख का बेनिफिट सारे एलटीसीजी पे देते, सर नहीं मिलेगा। सर इनकम पे इतना लगेगा। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर, कुछ मेंशन नहीं है, तो भैया जो स्लैब रेट लगेगा वो लगा देगी, जो स्लैब रेट है वो लगा देगी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड वाला है, तो भैया 15-20% ले लेंगे नहीं लोग बेनिफिट। यानी सर जहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है वहां पे सर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लगा दूंगा। सर क्या इनका टीडीएस कटेगा? सर इनकम पे टीडीएस कटता है, इनकम पे टीडीएस कटता है, यस सर कटता है। सेक्शन नंबर याद करना है, सेक्शन नंबर नहीं याद करना, सेक्शन नंबर नहीं याद करना। सर क्या इनको आरओआई फाइल करना पड़ता है? सर आरओआई फाइल करना पड़ता है। सर क्या इनको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है? सर कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। सर अगर ये लोग इनकम के अगेंस्ट में कोई खर्चा करते हैं, इनकम के अगेंस्ट में कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, सर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सर कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ऐसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन मिलेगा? सर नहीं मिलने वाला। क्या फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलता है? फर्स्ट प्रोवाइजो, यस सर ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोविजन। क्या मैं ऐसा बोलूं ओफो भी समझ में आ गया अपने को? सर ओफो भी हो गया। क्या मैं बोलूं ओफो कर लिया मैंने, ओफो भी समझ में आ गया? क्या मैंने ऐसा बोलूं कि ओफो भी आपको समझ में आ गया सर? अगर है क्लियर तो यस बोल देना। सर मैं सीधे चालू करूं एनआरआई पे, एनआरआई पे टैक्सेशन में करना चाहता हूं। ठीक है चालू करूं? यस सर चालू कर सकते हो। सेक्शन 115 सी से लेके 115 आई तक के प्रोविजन लगते हैं। एनआरआई कौन होता है सर? एनआरआई सर सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की सिटीजनशिप है, प्लस सर नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम एग्जेम्प्ट ना वाला क्या है मतलब? समझ में नहीं आया शालिनी क्या बोल रहे हो। फर्स्ट प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोवाइजो याद है आपको सर? अगर फॉरेन करेंसी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो भैया कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर लिखा, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, इस इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। ठीक है सर एनआरआई टैक्सेशन, एनआरआई टैक्सेशन फोकस करना ध्यान से, आज टैक्सेस खत्म करके ही जाऊंगा मैं। ठीक है एनआरआई टैक्सेशन सर, एनआरआई कौन होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होता है लेकिन नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। एनआरआई को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे दिया, एनआरआई को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे दिया। एनआरआई के लिए बोला तुम्हारी, तुम अपनी सारी इनकम्स को दो कैटेगरी में बांटो सर। एक तो मानो सर फॉरेक्स एसेट जो तुम्हारे पास है, फॉरेक्स एसेट्स हेल्ड बाय एनआरआई, अदर इनकम सर, जो भी अदर इनकम होगी सर, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन है, सर मान लो कोई बिजनेस इनकम है, सर ये तो रेगुलर वे में जो स्लैब रेट है वही लगेगा, रेगुलर स्लैब लगेगा। लेकिन सर फॉरेक्स एसेट से रिलेटेड दो इनकम सर, अगर फॉरेक्स एसेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है इसका टैक्सेशन अलग चलता है,
और सर अगर फॉरेक्स एसेट पे कोई इनकम आती है तो इस पे अलग टैक्सेशन चलता है सर। फॉरेक्स एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 10% और 12.5% सर, बिफोर और आफ्टर इतना टैक्स रेट हो जाता है सर। फॉरेक्स एसेट पे अगर कोई इनकम है 20% टैक्स लगता है। बस यही बेनिफिट दिया सर। फॉरेक्स एसेट क्या होता है सर? फॉरेक्स एसेट समझना, फॉरेक्स एसेट क्या होता है? एक नॉन रेजिडेंट के एनआरआई के अंदर फॉरेक्स एसेट कौन कौन से होते हैं सर? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी सर। प्राइवेट कंपनी हो चलेगा, पब्लिक कंपनी हो चलेगा। दूसरा, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी सर, यहां प्राइवेट कंपनी के डिपॉजिट्स नहीं चलते। उसके अलावा डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के नहीं होने चाहिए। म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर, अगर कभी भी एनआरआई को इन चार एसेट्स पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो ही कैन ऑप्ट फॉर दिस टैक्स रेट, ही कैन ऑप्ट फॉर दिस टैक्स रेट 10%, 12.5%। और सर इस पे जो इनकम हो रही है सर, मान लो शेयर्स पे डिविडेंड इंटरेस्ट हो, डिविडेंड अर्न हो रहा है, डिपॉजिट्स इन सब पे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, इन सब पे चाहे तो 20% टैक्स भरे। सर क्या अगर ये रिजीम ऑप्ट करता है तो क्या इस केस में 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा सर? 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता इस इनकम के अगेंस्ट में, 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। बस नहीं, कुछ इसमें अलग है क्या? कुछ अलग है ही। सर एनआरआई चाहे तो ये ना ऑप्ट करके, इट इज ऑप्शनल, ही मे ऑप्ट फॉर दिस और मे नॉट ऑप्ट फॉर दिस। सर अगर इनकेस उसके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज है, उसके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज है एनआरआई के पास, और उसको 1.25 लाख का बेनिफिट लेने के बाद, 1.25 लाख का बेनिफिट लेने के बाद कम टैक्स भरना पड़ा, तो ही मे और मे नॉट ऑप्ट फॉर दिस, उसका चॉइस है सर। दिस इज ऑप्शनल प्रोविजन, ऊपर सर चॉइस नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हो। एफआई के ऊपर सर ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ओफो के सर पे ये मैंडेटरी होता है। लेकिन सर एनआरआई के हाथ में ये ऑप्शनल प्रोविजन है सर, एनआरआई के हाथ में ऑप्शनल प्रोविजन है। ठीक है सर, क्या कभी भी ये जो टैक्सेशन भर रहा है, जो टैक्सेशन भर रहा है, इसके अगेंस्ट चैप्टर 6 का खर्चा अलाउ होता है कि एनआरआई को? सर नहीं अलाउ होता। यस यस यस, परफेक्ट अभिजीत, सही बोल रहे हो। क्या चैप्टर 6 का डायरेक्शन मिलता है? राइट आंसर इज नहीं मिलता। सर क्या अगर कोई सिक्योरिटीज ट्रांसफर करे तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है? सर नहीं मिलता। कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गिव अस कैपिटल गेन। सर ऐसे कैपिटल गेन निकालेंगे। सर इन सब के अलावा और कोई बेनिफिट रहता है क्या? और कोई चीज रह गई क्या? सर इनके लिए, एनआरआई के लिए एक ऑप्शन रहता है सर, अगर इसका टीडीएस डिडक्ट हो गया सर, इनकम पे भी एंड एलटीसीजी पे भी। इनकम पे, एलटीसीजी पे सर टीडीएस डिडक्ट हो गया तो भैया इसको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ता, आरओआई नॉट रिक्वायर्ड। बट सर इसकी और भी अदर इनकम है, या टीडीएस नहीं कटा, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो फिर इस केस में आरओआई फाइल करना पड़ जाता है, आरओआई फाइल करना पड़ जाता है। ठीक है सर। सर ये जो इनकम है, कोई भी इनकम है सर, इसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अगेंस्ट दिस इनकम। और कोई बात है क्या? और कोई बात है क्या? सर दो तीन बातें और, छोटी छोटी सी और बातें। सर मान लो अगर ये जो एनआरआई है इंडिया आ गया और सर रेसिडेंट बन गया, बन गया, ही कैन स्टिल बी गवर्न विथ ऑप्शनल प्रोविजन। उसको चाहिए तो सर अभी भी इस रिजीम का फायदा उठा सकता है सर, ही कैन स्टिल बी गवर्न विथ ऑप्शनल प्रोविजन। इंडेक्सेशन लिख दिया यहाँ पे सीधी लिख दिया, इंडेक्सेशन नहीं मिलता। उसके अलावा सर एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है, एनआरआई कैन क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस एलटीसीसी। एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं एलटीसीसी में अंडर सेक्शन 115F सर, बाय बाइंग न्यू फॉरेक्स एसेट्स
फॉरेक्स एसेट ही खरीदने पड़ेंगे विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन अमाउंट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। सर ये जे ऐसा सिमिलर 54F में पढ़ा हुआ था, सेम टू सेम एग्जेम्पशन यहाँ पे भी। यानी सर एनआरआई टैक्सेशन में कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं, कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं। अगर आप ढंग से देखो ना, एनआरआई टैक्सेशन में कुछ मुश्किल नहीं है। एनआरआई टैक्सेशन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया कि भैया अगर आपके पास कोई फॉरेक्स एसेट है, फर्स्ट प्रोवाइजो को बेनिफिट खा रही है, फर्स्ट प्रोवाइजो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा सर, मिल जाता है, फर्स्ट प्रोवाइजो मिल जाएगा सर। एनआरआई एनआरआई कभी भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, इंडिया में शेयर्स हैं उसके पास, तो भैया देखो नॉर्मल इनकम तो नॉर्मल तरीके से टैक्स होगी। सिर्फ एक बेनिफिट दिया कि अगर आपके पास कोई फॉरेक्स एसेट है, तो भैया उसमें जो एलटीसीजी होगा 10-12.5% से भर देना, कोई 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं देंगे। इनकम जो भी होगी फॉरेक्स एसेट पे 20% टैक्सेबल करवा देंगे। इसमें फिर सवाल आया, सर फॉरेक्स एसेट होता क्या है? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, फॉरेक्स एसेट माना जाएगा इसको। डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। डिबेंचर्स भी प्राइवेट कंपनी के नहीं, पब्लिक कंपनी के, और म्युनिसिपल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सर, इन सबको फॉरेक्स एसेट बोलते हैं। जो भी कैपिटल गेन होगा 10 और 12% से टैक्सेबल होगा, 12.5% से। जो भी इन फॉरेक्स एसेट पे इनकम होगी 20% टैक्सेबल होगी। सर एनआरआई चाहे तो इन ऑप्शंस को क्लेम करे, नहीं चाहे तो नहीं क्लेम करे, लेकिन कुछ भी करे सर, चाहे या ना चाहे सर, इसको कभी भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला सर। उसके अलावा फर्स्ट प्राइज को बेनिफिट लगातार मिल जाता है। अगर उसको कोई कैपिटल गेन होता है तो भैया कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। एग्जेम्पशन कितनी क्लेम करेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। सर अगर कभी भी उसका टीडीएस कट गया है, अगर उसका टीडीएस कट गया है तो उसको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता, लेकिन टीडीएस नहीं कटा या कोई अदर इनकम है तो भैया रिटर्न फाइल करना पड़ जाता है। अगर वो अभी नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट बन जाता है तो भैया उसके ऊपर सेम टू सेम प्रोविजंस कवर होते रहेंगे, अगर वो डिक्लेरेशन दे देता है। सर क्या मैं ऐसा बोलूं, एनआरआई टैक्सेशन भी बड़ा सिंपली, बड़ी प्रेम मोहब्बत के साथ कंप्लीट हो गया? क्या मैं ऐसा बोलूं कि एनआरआई टैक्सेशन मैंने बहुत प्रेम मोहब्बत के साथ आपको जल्दी जल्दी में कंप्लीट करवा दिया? एनआरआई टैक्सेशन आपको प्रेम मोहब्बत मैंने बहुत जल्दी जल्दी तरीके से बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा दिया? यस सर, कंप्लीट करवा दिया। यस सर, अपने को तो मस्त रूप से समझ में आ गया, पूरी तरह समझ में आ गया। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ जाए एक बार, सबको दिल से आगे बढ़ो लिख दो सर। कितना बढ़िया फ्लो चल रहा है, कितना बढ़िया फ्लो चल रहा है। यस सर, डन। अब आ जाए 115 बीबीए नॉन रेसिडेंट प्लस नॉन सिटीजन स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्लस एंटरटेनर। 3 लोगों कवर किया है सेक्शन में, 3 लोगों कवर किया। और सर 3 लोगों की भी ना सारी इनकम्स को नहीं, कुछ इनकम्स को कवर किया सर। स्पोर्ट्स पर्सन की, सर स्पोर्ट्स की इनकम, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन की एडवर्टाइजमेंट की इनकम, स्पोर्ट्स पर्सन की न्यूज़पेपर में आर्टिकल की इनकम, इन 3 इनकम्स को कवर किया है सेक्शन में। सर मान लो अदर इनकम होती है तो उनके ऊपर स्लैब रेट लगा दोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। सर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अगर गारंटीड सम, जो भी गारंटीड सम पेड है, कोई भी इंडियन पर्सन अगर गारंटीड सम किसी दूसरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को दे रहा है तो गारंटीड सम पे इस हाथ में टैक्स लगेगा। एंटरटेनर, सर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की इनकम पे, एंटरटेनमेंट इनकम पे सर प्रोविजन कहता है इन सारी इनकम्स पे टैक्स रेट लगेगा 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। इन सभी इनकम पे एप्लीकेबल सरचार्ज, एप्लीकेबल एजुकेशन सेस लगने वाला है। तो इनमें कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। द स्पोर्ट्स पर्सन डज नॉट इंक्लूड एनी कमेंटेटर, एनी रेफरी, एनी
अंपायर। तो स्पोर्ट्स पर्सन में कमेंटेटर रेफरी स्पोर्ट्स पर्सन थोड़ी होते हैं, ये सब तो आते हैं कमेंट्री करके चले जाते हैं। दीज आर प्रोफेशनल पर्सन, दीज आर नॉट स्पोर्ट्स पर्सन। एंड सर मान लो अगर कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंडिया में आता है एंड सर ड्रीम 11 में टीम बनाता है, ड्रीम 11 में टीम बनाता है और सर 1 करोड़ रुपए जीत जाता है, तो भैया क्या इसको स्पोर्ट्स की इनकम बोलेंगे? न्यूज़पेपर आर्टिकल में चला जाएगा, सीधी न्यूज़पेपर आर्टिकल वाले में चला जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इनकम होती है, इंटरव्यू देने आता है, एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है, ड्रीम 11 में टीम बनाता है, 1 करोड़ रुपए जीत के जाता है, प्रोविजन कहता है दिस इज नॉट स्पोर्ट्स। सर स्पोर्ट्स मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, इंडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, दिस इज नॉट स्पोर्ट्स, दिस इज नॉट स्पोर्ट्स। सर ये बात समझ में आ गई, ये सर समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। सर क्या इनकम के अगेंस्ट में, अगेंस्ट एक्सपेंडिचर मिलेगा, एक्सपेंडिचर अगेंस्ट दिस इनकम, अगेंस्ट दीज इनकम्स, सर नहीं मिलेगा। सर क्या टीडीएस कटेगा? सर टीडीएस काटना पड़ता है सर, 194 ई में टीडीएस काटना पड़ता है, एंड इफ टीडीएस डिडक्टेड एंड दे हैव ओनली दीज इनकम्स, ओनली दीज इनकम्स, इनको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ता, आरओआई नहीं फाइल करना पड़ता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय जी ए डब्ल्यू 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 गॉड। आप ही फंबल कर गए, आप ही फंबल कर गए। सर इतना में समझ में आ जाता है क्या? सर बेसिक सी बातें बोल लो, खत्म, खत्म कहानी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर स्पोर्ट्स एंटरटेनर भी क्लियर हो गया, स्पोर्ट्स एंटरटेनर को जो बेनिफिट देना था वो भी क्लियर हो गया। एक बार आप लोग सब मिलके एक बार रिक्वेस्ट करो मेरे से कि सर स्पेसिफाइड सम, स्पेसिफाइड फंड पढ़ाओ। एक बार रिक्वेस्ट करो सर स्पेसिफाइड सम, स्पेसिफाइड फंड पढ़ाओ। मैं बिल्कुल जल्दी से ब्रीफ करूंगा, उस पर ध्यान नहीं देना। मैच रेफरी भी नहीं होगा, नहीं मैच रेफरी अंपायर कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, ना 194 ई में इंक्लूड होता है, ना 115 बीबीए में इंक्लूड होता है। सर मैच रेफरी भी आ नहीं जाएगा, अंपायर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी तीनों में नहीं जाता, तीनों में कुछ, तीनों नहीं जाते, 194 ई में भी नहीं जाते, 115 बीबीए में भी नहीं जाते। एक बार रिक्वेस्ट करो सर स्पेसिफाइड फंड पढ़ाओ, तो स्पेसिफाइड फंड भी पढ़ा दूंगा जल्दी से। बहुत अच्छा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मस्त मजा आ जाता है इसको पढ़ने। जल्दी से बताओ स्पेसिफाइड फंड पढ़ाऊं, जल्दी से बिल्कुल फटाक से बोलो। ओके सर जल्दी से पढ़ाओ, जल्दी से पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। यस सर, अब इधर देखो तुम, स्पेसिफाइड फंड का टैक्सेशन। सर समझ में आता है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आता है सर, आ ही जाएगा समझ में, हैव फेथ इन मी, आ जाएगा। सर स्पेसिफाइड फंड होता क्या है? सेक्शन 115 एडी। सर भारत सरकार ने आईएफएससी बना रखा है, आईएफएससी के अंदर अगर कोई कंपनी के फॉर्म में या एलएलपी के फॉर्म में कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 लगा देता है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स की इनकम से कुछ कमाता है, सिद्धि, रायन रिकल्टन अगर कमेंट्री कर रहा है तो भैया स्पोर्ट्स खेलने की इनकम को पकड़ना है। अगर वो कमेंटेटर है तो कमेंटेटर की कैपेसिटी में कमेंट्री की इनकम होगी, वो 194 जे वाला या फिर आपका प्रोफेशनल सर्विसेज होगी उसकी। लेकिन अगर वो खेल रहा है, खेलने के बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज स्पोर्ट्स की इनकम। स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी कमेंटेटर, सारे स्पोर्ट्स पर्सन कमेंटेटर होते हैं, लेकिन अगर वो कमेंट्री की इनकम मिलती है दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर 115 बीबीए। सर रायन रिकल्टन, ये नहीं कि कोई ऐसा बड़ा छोटा नॉर्मल सा नाम ले, रायन रिकल्टन बोलना है। स्पेलिंग आधे लोगों को नहीं बनती रायन रिकल्टन की। चलो सुनो 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 सुनो। सर क्या बोलते हैं देखना, सर आईएफएससी के अंदर एक फंड होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी। फिर काम क्या है सर, हेज फंड वगैरह होते हैं, हेज फंड। ठीक है, हेज फंड्स होते हैं। सर आईएफएससी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आईएफएससी की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
इनका काम क्या होता है सर? इनका जो प्रोमोटर रहता है सर, प्रोमोटर कई बार इंडियन रहता है प्रोमोटर, क्योंकि इंडिया में तो प्रोमोटर इंडियन रहता है, लेकिन ये लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं इंडिया के बाहर से, इन्वेस्टमेंट लेते हैं इंडिया के बाहर से, इन्वेस्टमेंट लेते हैं सर नॉन रेसिडेंट से। सर इन्वेस्ट कुछ इंडिया के अंदर करेंगे, कुछ इंडिया के बाहर करेंगे। इन्वेस्टमेंट कुछ इंडिया के अंदर करेंगे, कुछ इंडिया के बाहर करेंगे, आउटसाइड इंडिया करेंगे। सर सी ठीक है? क्या सर बेसिक क्लियर हो गया कि भैया कौन होता है स्पेसिफाइड फंड? सर कोई भी एक ऐसा फंड जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है, कैटेगरी 3 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में है, कंपनी एलएलपी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, आईएफएससी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और सर इन्वेस्टमेंट रेज कर रहा है नॉन रेसिडेंट से। प्रोमोटर सर रेसिडेंट हो सकता है। सर इन्वेस्टमेंट कहां करेगा? इंडिया के अंदर भी कर सकता है, इंडिया के बाहर भी कर सकता है। सर बेसिक फंडा ये होता है। सर इस फंड को स्पेसिफाइड फंड बोलते हैं, इस फंड को स्पेसिफाइड फंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड फंड। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड फंड। सर स्पेसिफाइड फंड के हाथ में कैसे टैक्सेशन आता है? सर एक तो स्पेसिफाइड फंड के खुद के हाथ में क्या टैक्सेशन होगा, फंड के हाथ में। सर फंड के यूनिट होल्डर के हाथ में क्या टैक्सेशन होगा। सर दोनों चीजें अपने को समझनी है। सर फंड के हाथ में जादूगरी बताऊं? फंड के हाथ में जादूगरी बताऊं सबसे बढ़िया? सर अगर फंड को कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन मतलब सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, किस पे सर? म्यूचुअल फंड पे, बिजनेस ट्रस्ट पे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे, बॉन्ड्स पे, एआईएफ की यूनिट्स में इन्वेस्ट करने में, रीट में, इनविट में, या प्यार मोहब्बत से बोलूं, एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटीज other than shares of Indian company is exempt. Oh my God! Oh my God! सर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, सब एग्जेम्प्ट है इस स्पेसिफाइड फंड के हाथ में। और ये सेक्शन कौन सा? सेक्शन 115 एडी है। सब एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट है। ओह माय गॉड सर। सर फिर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी के हाथ में क्या होता है? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी के हाथ में अगर कभी भी ये फंड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी होल्ड करता है तो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी होल्ड करता है तो अरे 115 एडी पढ़ रहे हो ना? लो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एफआईए के हाथ में लगता है, वही इसी के हाथ में लगता है, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी के हाथ। अगर स्पेसिफाइड फंड कभी भी अगर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी में ट्रेडिंग कर रहा है, स्पेसिफाइड फंड अगर कभी भी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी में ट्रेडिंग कर रहा है, तो भैया जो टैक्सेशन लगता है, लिस्टेड शेयर्स है 10%, 12.5%, अनलिस्टेड है सर 15%, 20%, सॉरी 10%, 10%। सर अगर कभी भी 111 ए है 15%, 20%, अदर एसईसी है 30%, 30%। सर सिंपल, तो सिंपल है। स्पेसिफाइड फंड के हाथ में टैक्सेशन, सर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी डील कर रहा है तो भैया एफआईए टैक्सेशन लगा दो। कोई भी और कंपनी में डील कर रहा है सर, उसको एग्जाम्प्ट करवा दो। इससे सिंपल क्या होगा यार? इससे सिंपल क्या होगा सर? इस स्पेसिफाइड फंड को इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट की और डिविडेंड की। सर यहाँ पे 20% ना लगा के 10% लगा देते हैं सर। दिस इज अ स्पेशल बेनिफिट गिवन टू इट। सर 20% ना लगा के 10% लगा देते हैं। इसलिए सर आप कभी भी अगर बुक किसी बुक को रीड करोगे ना, किसी बुक को रीड करोगे, आपको एफआईआई टैक्सेशन में एक चीज लिखी हुई मिलेगी, 20%/10% फॉर स्पेसिफाइड फंड, ऐसा लिखेगा 10% फॉर स्पेसिफाइड फंड, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम में डिफरेंस आ जाता है, बस इतना डिफरेंस है यहाँ पे। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया? एक छोटी सी और बात करूं, मतलब एक दो छोटी सी और बात करूं। सर इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, हाँ? सर इंटरेस्ट, हाँ ठीक है। सर इसमें भी एक छोटा सा कैच है। एनी इनकम लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन शेयर्स और सॉरी ऑन
सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जाम्प्ट है। सर मान लो अगर यूएस सिक्योरिटी से कोई इंटरेस्ट अर्न किया है ना, यूएस की सिक्योरिटी से इंटरेस्ट अर्न किया है ना, दैट इज एग्जाम्प्ट। अमेरिकन सिक्योरिटी से सर मान लो यूके की सिक्योरिटी से इंटरेस्ट अर्न किया, वो भी एग्जाम्प्ट है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकम ऑन इंडियन सिक्योरिटीज है, इंडियन सिक्योरिटीज की इनकम पे है, इंडियन सिक्योरिटीज के हाथ में ये एग्जाम्प्ट है। उफ, यानी सर बात क्या चल रही है, कितनी सिंपल बात है सर। कैपिटल गेन कोई भी करो सब एग्जाम्प्ट है सर। शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी जो एफआईआई टैक्सेशन पड़ गया वही लग जाएगा। इनकम ऑन इंडियन सिक्योरिटीज 10% से, और फॉरेन सिक्योरिटी सब एग्जाम्प्ट। अरे वाह यार, और क्या चाहिए। सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में क्या टैक्सेशन आता है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में सर कोई भी इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम फंड, स्पेसिफाइड फंड, एग्जाम्प्ट। कैपिटल गेन हो रहा है ऑन स्पेसिफाइड फंड, एग्जाम्प्ट। ओ माय गॉड सर, इसे स्पेसिफाइड फंड के लिए वही वाले प्रोविजन सर, इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। आरओआई फाइल करना मैंडेटरी होता है। टीडीएस सर इनकम्स पे कटेगा, कैपिटल गेन पे नहीं कटता। इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते हैं, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। इसके अलावा चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन मिलेगा क्या, सर नहीं मिलने वाला। सर फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिल जाएगा, सर मिल जाएगा। सर लॉस होता है सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, यस सर सेट ऑफ कर सकते हो, जो आपने 115 एडी पढ़ रखा है सर, बस वही यहाँ पे पढ़ना है। इसी के साथ हमारा स्पेसिफाइड टैक्सेशन भी, स्पेसिफाइड फंड का भी टैक्सेशन खत्म हो जाता है। तो प्रेम मोहब्बत के साथ सर हर स्पेशल पर्सन का टैक्सेशन जो जो सर इनकम टैक्स से प्रिस्क्राइब्ड है सब यहाँ पे खत्म करवा दिया मैंने। ये 5 लोग हैं, 5 लोगों का बेनिफिट है सर। कुछ इतना टेक्निकल था क्या इसमें, तो मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि इतना टेक्निकल था क्या तो तुम परेशान होते थे, इतना टेक्निकल था क्या तो तुम परेशान होते थे। सर एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। एफआईए का टैक्सेशन में सर अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है 10 12.5%, 1.25 लाख के ऊपर आपको पता ही है। अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 10 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 15 20%, और अदर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30 30%, इनकम होती है 20% टैक्सेबल। सर इंटरेस्ट डिविडेंड, अगर सॉरी इंटरेस्ट डिविडेंड हो रहा है कोई डिडक्शन नहीं मिला, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। टीडीएस कटता है सिर्फ इंटरेस्ट डिविडेंड पे, आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है, चैप्टर 6 डिडक्शन मिलता नहीं, लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, खत्म एफआईआई टैक्सेशन। ओफो की बात करता है सर, ओफो सर, ओफो अगर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं, यूनिट होल्डर्स के हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट, यस। ओफो की बात सर, कभी भी अगर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल हो तो 10%, साढ़े 12% टैक्सेबल होगा। क्या 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। शॉर्ट टर्म क्या अगर इनकम होती है सर, इनकम के हाथ में 10% टैक्सेबिलिटी, शॉर्ट टर्म कैपिटल स्लैब रेट से होगा, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है तो भैया स्लैब रेट लगा दो क्या। टीडीएस सर, टीडीएस कट जाएगा इनका इनकम पे, कैपिटल गेन पे टीडीएस नहीं कटता। आरओई फाइल करना पड़ेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन को मिलेगा नहीं सर। कोई भी इनकम के अगेंस्ट खर्चा अलाउ नहीं होता, कैपिटल गेन जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसा करेंगे, फर्स्ट प्रोविजन का बेनिफिट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन सर, इनको नॉर्मल इनकम तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगी। तो उसके अलावा फॉरेक्स एसेट सर, फॉरेक्स एसेट अगर कभी भी ये लोग होल्ड करते हैं, फॉरेक्स एसेट ये लोग होल्ड करते हैं तो उस पे एलटीसी पे 10 और 12.5% टैक्सेबल होगा। कोई 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं, 20% आपका टैक्स रेट होगा। उसके अलावा सर ये ऑप्शनल है, चाहे तो ऑप्ट करे चाहे तो नहीं ऑप्ट करे। सर फॉरेक्स एसेट होते कौन से, सर 4 एसेट्स फॉरेक्स एसेट होते हैं। इन फॉरेक्स एसेट पे कोई कैपिटल गेन होता है तो इस पे एग्जेम्पशन भी लोग क्लेम कर सकते हैं, एलटीसी इनटू सीएनए डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। सर अगर इनका टीडीएस कटा हुआ है तो आरओआई नहीं फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा सर कहता है ये लोग अगर रेसिडेंट बन जाते हैं तो भी इनको एग्जेम्पशन मिलता रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर एंटरटेनर से इनकी कुछ स्पेसिफाइड इनकम रहती है, उन स्पेसिफाइड इनकम में हम 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस एजुकेशन जैसे टैक्स लेते हैं। अगर कि यही सब इनकम्स है, टीडीएस कट गया है तो आरओआई इनको नहीं फाइल करना पड़ता, लेकिन कोई और इनकम है तो आरओआई फाइल करना पड़ जाएगा। कोई और इनकम होगी तो उनके स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। इसके बाद सर स्पेसिफाइड फंड में है, कोई आईएफएससी में लोकेट कैटेगरी 3 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। सर एलएलपी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड आईएफएससी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करे और सारी इन्वेस्टमेंट नॉन रेजिडेंट लोगों से ले रहा है, तो भैया इस केस में उसका जो भी कैपिटल गेन होगा सर अदर देन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी दैट विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट। सर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा, जो एफआईए का टैक्सेशन है वही लग जाएगा।
सर इंडियन सिक्योरिटीज के ऊपर कभी भी कोई इनकम होती है तो भैया 10% टैक्सेबिलिटी आएगी। उसके अलावा सर कहता है इंडिया के बाहर की कोई सिक्योरिटी से इनकम होती है तो वो सब एग्जेप्ट हो जाएगी। उसके अलावा कहता है कोई भी यूनिट होल्डर के हाथ में कुछ भी इनकम होगी सब की सब एग्जेप्ट हो जाती है। सर इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है, टीडीएस कटेगा इनकम पे, इनकम के अगेंस्ट कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, कैपिटल गेन आपका जैसे कैलकुलेट किया था वैसे कैलकुलेट करेंगे, चैप्टर 6 का डायरेक्शन नहीं मिलता, फर्स्ट प्रोवाइजो मिल जाएगा, उसके अलावा सेट ऑफ लॉसेस अलाउड। मुझे बताओ क्या बहुत मुश्किल बात बोल दी मैंने? क्या बहुत मुश्किल बात बोल दी क्या मैंने? नो डाउट सर स्मूथली चल रहा है, पता नहीं था एनआर टैक्सेशन का भी इतना सिंपल हो सकता है। अभी सुनो ना, अब बस ये बस बचा कुछ इनकम्स का टैक्सेशन देखना है अपने को, कुछ इनकम्स का टैक्सेशन बस देखना है अपने को। तो इनकम का टैक्सेशन देखते हैं आप। सर ये तो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल थे ना, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल थे। अब कुछ इनकम्स जो कि ब्लैंकेट रूप से जो भी अर्न करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। सर ब्लैंकेट फॉर्म में जो भी अर्न करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्लैंकेट फॉर्म में जो भी अर्न करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। वाओ सर वाओ। सबसे पहला सर, तो यहाँ जो सीधे आराम से देखना सर, आराम से देखना, आराम से देखना सर। सबसे पहला सर डिविडेंड इनकम की बात करता हूँ, सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है डिविडेंड इनकम। सर कभी भी अगर रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है डिविडेंड का, नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड का पेमेंट कर रहा है, सर डिविडेंड इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। एक बार सेक्शन नंबर भी मेंशन कर दूं ना कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए। ये चार सेक्शन 115 ए के अकॉर्डिंग, 115 ए सी, 115 बी, बी 112। सर डिविडेंड होता है 115 ए में 20%। नॉर्मली आपको कभी भी डिविडेंड देखिए 20% टैक्सेबल करवा लेना, लेकिन सिर्फ तीन एक्सेप्शन बस ध्यान देने, सिर्फ तीन एक्सेप्शन ध्यान देने, बाकी हमेशा 20% से डिविडेंड टैक्सेबल होगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में, हमेशा नॉन रेसिडेंट के हाथ में 20% टैक्सेबल होगा। बट ओनली थ्री एक्सेप्शन देखने अपने को। कौन से तीन एक्सेप्शन? सर पहला एक्सेप्शन है सर कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट नॉन रेसिडेंट को दे रही है, सर अगर आपको याद हो मैंने आपको बिजनेस ट्रस्ट वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ था, सर बिजनेस ट्रस्ट कभी रेसिडेंट को देती है ऑलवेज स्लैब रेट, बिजनेस पर्सन रेसिडेंट को इंटरेस्ट देती है ऑलवेज स्लैब रेट, लेकिन अगर बिजनेस ट्रस्ट कभी इंटरेस्ट दे रही है तो 5% होता है, बिजनेस ट्रस्ट डिविडेंड दे रही है तो 10% होता है, तो दिस इज 10%। सर अगर आईएफएससी की यूनिट अगर कभी भी सर नॉन रेसिडेंट को दे रही है 10%, प्लस अगर कोई इंडियन कंपनी सर जीडीआर पे दे रही है, सर जीडीआर पे अगर कोई डिविडेंड बांट रही है ना, इस पे 10% टैक्सेबिलिटी आती है। सर नॉर्मली 20%, लेकिन तीन केसेस में 10%, नॉर्मली 20% लेकिन तीन केसेस में 10%। सर अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है, आईएफएससी से मिल रहा है या फिर जीडीआर से मिल रहा है, इन सब पे 10%, बाकी सब पे 20%। सर क्या डिविडेंड टैक्सेशन समझ में आता है? बस इतना ही डिविडेंड टैक्सेशन। ओ माय गॉड सर खत्म, अरे सर खत्म खत्म, सच्ची में खत्म, डिविडेंड टैक्सेशन इतना ही है, इतना ही है। सर अब बात करते हैं रॉयल्टी की, साथ में बात कर लेंगे एफटी से, साथ में ही बात कर रहे हैं, साथ में ही बात कर रहे हैं, रॉयल्टी एफटी साथ में बात करते हैं। सर अगर कभी भी रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट पर्सन को रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेमेंट कर रहा है, सर सबसे पहले देखो सर क्या नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है? पी हैज पी, यस। अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो भैया आप रॉयल्टी कैसे लोगे? सर जितनी भी रॉयल्टी है ये आप पीएनएल के क्रेडिट में ले जाओगे, माइनस आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे, जो नेट प्रॉफिट आएगा सर इस पे 35% टैक्सेस पे करने वाले हो सर, ऐसा रॉयल्टी का टैक्सेशन होगा अगर उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई है तो। सर अगर नॉन रेसिडेंट डज नॉट हैव पीई,
पी यानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो भैया क्या करोगे उस केस में? तो देखोगे वेदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वेदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, नॉट गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ये इस केस में क्या करोगे? इस केस में आप क्या करोगे? ये वाला ले लोगे। सर अगर अप्रूव नहीं है भैया, फिर से रॉयल्टी को पकड़ो, सारे खर्चे माइनस करो, स्लैब रेट से लगाओगे टैक्स, स्लैब रेट या 35% जो भी होगा सर लगा दोगे। सर अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो फिर क्या करने वाले हो सर? अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो इस केस में सर 20% टैक्स लगाओगे ग्रॉस बेसिस पे। ग्रॉस बेसिस मतलब सर नो डिडक्शन अलाउड, सर नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउड, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड, अलाउड। सर हमको कैसे पता चला गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है? देखो आप कोई भी जो फॉलो करते हो सर अजम्पशन डाल के आ जाना, अजम्पशन डाल के आ जाना भैया वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वी आर सेइंग दैट इट इज गवर्नमेंट नॉट अप्रूव्ड। सर पहले देता था आईसीआई क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है, बट आज इतना डाउट आता है इंडस्ट्री में कि आईसीआई हर बार अजम्पशन के साथ ही आपको बताता है। आईसीआई ने सिर्फ एक क्वेश्चन गलती से दे रखा था, उसने माना था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन आज डेट में कभी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको मेंशन करके मिलेगा कि अप्रूव्ड है कि नहीं, हमेशा मिलेगा। तो ग्रॉस बेसिस पे होगा, बिना ग्रॉस बेसिस पे आपका टीडीएस काट, ग्रॉस बेसिस पे आपको, ग्रॉस बेसिस पे नॉन रेसिडेंट के हाथ पे टैक्सेबल होगी वो रॉयल्टी या एफटीएस सर टैक्सेबल होगी ग्रॉस बेसिस पे। सर ये सेक्शन कौन सा कहता है? सर ये कहता है सेक्शन 115 ए। तो इसी के बगल में एक छोटा सा ब्रैकेट लिखा हुआ है, कहता है इफ डीटी डबल ए सेज एनी लोअर रेट, तो भैया फॉलो लोअर रेट, उस लोअर रेट को फॉलो करोगे। बस खत्म। डीटी डबल ए बोलेगा 10% से करवाओ टैक्सेबल, हमको 10% से करवानी पड़ेगी, इनकम टैक्स को हम नहीं फॉलो कर पाएंगे अगर डीटी डबल ए कुछ लोअर रेट कहता है तो। सर क्या रॉयल्टी एफटीएस भी खत्म हो गया? अरे सर ये भी खत्म हो गया, अरे बाबा रे। सर डिविडेंड खत्म करवा दिए, रॉयल्टी खत्म करवा दी, एफटीएस खत्म करवा दी, क्या कर रहे हो आप? चलो लो इसी बात पे लो। कैजुअल इनकम 30% से टैक्सेबल होगी, फ्लैट सर, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। ओ माय गॉड। सर अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट पर्सन अगर इंडिया के अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, सर सेक्शन 112 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, या कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं कह रहा, सेक्शन 112 में ऐसा लिखा हुआ है कि सर 10% टैक्सेबल होगा बिफोर बजट 23 जुलाई एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई। सर 12.5% होगा। सर क्या 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा? सर नहीं मिलता है। सर क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है? सर इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है। सर मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ था ये। आपने कैपिटल गेन पढ़ा ना, कैपिटल गेन में पढ़ा रखा है मैंने एक चीज, कैपिटल गेन तो पढ़ा तो उसमें पढ़ा रखा है मैंने एक चीज, बट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए यहाँ भी कवर कर लिया मैंने। सर क्या मैं ऐसा बोलूं मैंने कैजुअल इनकम बढ़ा दिया? ओ माय गॉड सर, कैजुअल इनकम बढ़ा दिया, मैंने अनलिस्टेड शेयर्स भी बढ़ा दिया, ओ माय गॉड सर, ये भी खत्म, ये भी खत्म। वाओ सर वाओ। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। सर कभी भी अगर नॉन रेसिडेंट को सर जीडीआर में, जीडीआर में सर अर्निंग हो रही है, नॉन रेसिडेंट है, जीडीआर में अर्निंग हो रही है, सर जीडीआर में क्या क्या अर्निंग हो सकती है? या तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, या तो इनकम होगी जीडीआर पे। सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो भैया 10% और 12.5% से टैक्स लगेगा। 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा क्या? सर नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलता, सिर्फ एफआईआई को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। 1.25 लाख का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, सिर्फ एफआईआई को मिलता है बस। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सर पहले भी स्लैब से लगता था, अभी भी स्लैब से लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम पहले भी 10% टैक्सेबल थी, अभी भी 10% टैक्सेबल। सेक्शन 115 ए सी जीडीआर टैक्सेशन। सर 115 एसी ना कई बार सुनो, कई 115 एसी में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीडीआर ऑब्लिक बॉन्ड लिखा होता है। सर नॉर्मली बॉन्ड टैक्सेशन यहाँ पे कवर नहीं होता, ये बॉन्ड होते हैं सर एफसीसीबी एफसीईबी बॉन्ड्स होते हैं, एफसीसीबी और एफसीईबी। अगर कभी भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले ना कि बॉन्ड 115 एसी वाला है तो ये टैक्सेशन आप बॉन्ड पे लगाने वाले हो, अदरवाइज ये टैक्सेशन बॉन्ड पे नहीं लगाने वाले।
आपको नहीं मानना कि बॉन्ड इस सेक्शन के कवर्ड है। नॉर्मली बॉन्ड को आप एक नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन अगर स्पेशली क्वेश्चन बोलता है कि भैया 115 एसी वाला बॉन्ड है, 115 एसी वाला बॉन्ड है, तो आप फिर 10% लगाओगे, 12.5% लगाओगे और स्लैब रेट लगाओगे शॉर्ट टर्म में और इनकम में 10% लगाओगे। अगर स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो, अगर स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो, अदरवाइज नहीं लगाओगे आप। ठीक है? बॉन्ड टैक्सेशन नॉर्मल जैसे लोन रहता है ना वैसा ट्रीट होता है। जैसा नॉर्मल लोन अगर कोई देता है ना वैसा ट्रीट होता है। लेकिन अगर कभी बोल दिया उसने कि सर 115 एसी वाला बॉन्ड है, तो उस केस में आप ये वाला प्रोविजन लगा दोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10 और 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट और इनकम पे 10%, 10% ऐसा आप लगा दोगे। सर क्या इस इनकम के अगेंस्ट में कोई डिडक्शन अलाउ होगा? अरे बाबा नहीं अलाउ होगा डिडक्शन अगेंस्ट इनकम, नहीं अलाउ होता यार। तुमको बार बार रिपीट करूं, नहीं अलाउ होता। चैप्टर 6 में मिलेगा कि अरे सर नहीं मिलता यार, इसमें कुछ मिलता है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्सेशन कुछ नहीं मिलता, खत्म। तो जीडीआर टैक्सेशन, अच्छा जीडीआर टैक्सेशन में एक बात ध्यान देना, अभी अगर कन्वर्ट करते हो ना आप जीडीआर को, कन्वर्ट जीडीआर को अगर आप कभी शेयर्स करते हो ना, तो इस केस में सर डेट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सच कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। रिक्वेस्ट फॉर सच कन्वर्जन, सर जो भी रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन की डेट होगी ना सर वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बस थोड़ा सा याद कर लेना, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा है नहीं टेक्निकल, इस पर ध्यान दें। तो जीडीआर टैक्सेशन में हो गया क्या? माय गॉड, 5 इनकम्स ऐसे ही खत्म करवा दिया आपने? 5 इनकम्स आपने ऐसे ही खत्म करवा दी? सर क्या यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है? सर बस सबसे लास्ट में जाते हैं, वो इंटरेस्ट टैक्सेशन पे आ जाए। इंटरेस्ट टैक्सेशन, सर कभी भी अगर रेसिडेंट पर्सन पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का, तो बस सबको ही प्रेम से बोलो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर नो सर, एक बार लिख दो, नो सर लिख दो, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि सर सबको समझ में आ रहा है। कोई इतना रॉकेट साइंस वाली बात मैंने नहीं बोली। आप एक बार भी अगर खुद से रीड कर लोगे ना, एक बार भी खुद से रीड करोगे ना, आई कैन अश्योर कि याद हो जाए, क्योंकि कोई टैक्स रेट ऐसा स्पेशल है ही नहीं। बट क्योंकि तुमने जहां से पढ़ा है उसने बिखरा दिया है, मैंने समेटने की कोशिश की, बस वही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। सर आगे बढ़ो, इंटरेस्ट टैक्सेशन बताओ। सर कभी भी अगर इंटरेस्ट अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट, अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एक नॉन रेसिडेंट को बिजनेस ट्रस्ट से इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस ट्रस्ट से अगर हो रहा है, तो भैया 5% टैक्स रेट रहता है। ऐसा हमने बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ रखा है, बिजनेस ट्रस्ट वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि भैया कभी भी अगर नॉन रेसिडेंट बिजनेस ट्रस्ट से अगर इंटरेस्ट अर्न करता है तो 5% टैक्सेबिलिटी आती है। ये हमने वहां पढ़ रखा है, ये सर पढ़ रखा है। सर अगर कभी भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हो इंफ्रा डेट फंड से, 5% रेट लग जाता है। ओ हो 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 हो। तो इसके अलावा एनी अदर लोन रिसीव्ड, एनी अदर लोन पे कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे 20%। बट सर एक कंडीशन है इस लोन के साथ, सर कभी भी आप कोई भी लोन अगर इंडिया में आ रहा है ना, उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, उस पर 20% टैक्स रेट रहती है। बट इसकी एक कंडीशन है कि सर लोन हमेशा फॉरेन करेंसी में, इंडिया में फॉरेन लोन के केस में फॉरेन करेंसी इन्फ्लो होना चाहिए, इन्फ्लो होना चाहिए, तभी सर आपको 20% का बेनिफिट देंगे। कई बार आपको क्वेश्चन देगा, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि फॉरेन कंपनी थी, उसने ना इंडिया में सर रॉयल टेक्निकल सर्विसेज दी, अब इंडियन कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो पेमेंट नहीं करने के बदले इसने क्या किया, इसने एक काम कर दिया, बॉन्ड्स इशू कर दी।
या डिबेंचर इशू कर दिए। भैया अगर आप एफटीएस के बदले लोन इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो भाई इस पे 20% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, इस पे जो इंटरेस्ट है, इस पे 20% नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा भैया? क्योंकि अल्टीमेटली लोन फॉरेन करेंसी में इंडिया में नहीं आया है। लोन अगर फॉरेन करेंसी में इंडिया में आता है तो 20% का बेनिफिट देंगे, लेकिन लोन अगर फॉरेन करेंसी में इंडिया में नहीं आता तो उस केस में सर 35% टैक्स रेट लगेगा, या अगर कोई इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट से लगेगा। सर क्या ये पॉइंट समझ में आए? कभी भी अगर आपको 20% वाला बेनिफिट चाहिए तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी चाहिए। अगर फॉरेन करेंसी आ रही है इंडिया में तो 20% टैक्स रेट का बेनिफिट देंगे लोन पे, अदरवाइज सर फ्लैट। अदरवाइज फ्लैट सर, कितना फ्लैट, कितना फ्लैट, कितना 35%। सर सिमिलरली यही इंटरेस्ट लगता है सर लोन पे भी, यही इंटरेस्ट लगता है सर आज की डेट में बॉन्ड पे भी, यही लगता है सर डिबेंचर्स पे भी। अगर कोई बॉन्ड है, डिबेंचर है, लोन है, आरडी भी है सर, सब पे सर यही 20% लगता है एज ऑफ नाउ, आज की डेट में। अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आई है, अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आई है अगेंस्ट सच लोन, अगेंस्ट सच बॉन्ड, अगेंस्ट सच डिबेंचर, अगेंस्ट सच आरडीबी, सर उन सभी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट सर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ टैक्सेशन है। सर इसमें कुछ गंदी गंदी सी बातें हैं, कुछ गंदी गंदी सी बातें। सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? 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 एक बार बाबा जल्दी से बता दो सब कुछ क्लियर है? यस सर क्लियर। सर एक गंदी सी बात है, देखो सर, इफ अ लोन, देखना, इफ अगर सर लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है सर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स है सर, आरडीबीज है सर, इनका आपने अग्रीमेंट कर रखा है 30 जून 2023 के पहले, अप टू एग्रीमेंट अप टू, तो ये पहले के जमाने में होता था 5%। सर अगर आपने अग्रीमेंट कर रखा था पहले तो 5-5% इन सब पे लगता था। अगर आपने पहले एग्रीमेंट कर रखा था तो 5-5% लगता था। सर ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, पहले 5-5% का बेनिफिट था इन सेक्शंस में। अगर लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म बॉन्ड था, आरडीबी था, सर पहले का था तो 5% लगता था। सर आज क्या लगता है टुडे? ये आफ्टर, आफ्टर कितना? सर लोन भी 20% हो गया, बॉन्ड भी 20% हो गया, आरडीबी भी 20% हो गया, सब तो 20% हो गए, सब तो 20% हो गए। लेकिन इनकेस कभी ऐसा लिखा हुआ मिले कि सर लोन एग्रीमेंट 30 जून 2023 के पहले का है, तो भैया पहले 5% था, बाद में 20% हो गया। सर इसी में एक बहुत गंदी सी बात करता है सर, कहता है अगर ये कभी भी बॉन्ड्स या कभी भी आरडीबी, अगर ये बॉन्ड्स और आरडीबीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी पे लिस्टेड है, लिस्टेड है, इस केस में ना पहले 5% ना लग के 4% लगता था, और अब 20% ना लग के उनपे 9% लगता है। ये सारी कहानी आपको दे रखी है 115 ए में। प्रोविजन कहता है सर अगर किसी एसएससी का सिर्फ इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस रॉयल्टी या एफटीएस की अर्निंग है एंड उसका टीडीएस कट गया, तो उसको आरवाई नहीं फाइल करना पड़ता है, एंड दैट कंप्लीट्स ऑल द टैक्स रेट्स ऑफ योर एनआर टैक्सेशन। कोई और टैक्स रेट नहीं, इतनी सी टैक्स रेट, बस इतनी सी टैक्स। अगर होलिस्टिकली देखो तो 2.5 पेजेस के अंदर पूरी टैक्स रेट्स मैंने समराइज करवा रखी है। वो अलग बात है कि 2.5 पेजेस थोड़े ज्यादा बड़े वाले। हाँ, नोट कर लो 1 मिनट। करो, बिल्कुल खुशी से करो, खुशी दिनाल को नोट करो, खुशी से नोट करो इन चीजों। जो कोई भी एक प्यारा नोट कर रहा है मेरे को नोटिंग शेयर भी कर देना यार, इन केस इंटरेस्ट में। कर लो खुशी से नोट कर लो। आप भी चाहो जो देख रहे हो सब कोई नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया
इसको ढंग से समझ लिया और जो मैंने वर्ड बोला है ना, इस वर्ड को एक बार ढंग से फॉलो कर लिया ना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दे देना। सर इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। सर इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नो एक्सपेंडिचर अलाउड। सर एक्सपेंडिचर नहीं मिलता। नो एक्सपेंडिचर। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब बताओ सर, एनआर टैक्सेशन के रेट्स कैसे लगे? क्या पसंद आया कि नहीं पसंद आया? क्या पसंद आया कि नहीं पसंद आया? मजा आया सर, मजा आया। चलो, ठीक है। सर हमारा टैक्सेशन वाला चैप्टर वेरी इजी कर दिया सर, मजा आ गया। चलो परफेक्ट। चलो ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आपको बस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए लगती है क्योंकि लोग फैकल्टी लोग थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई नहीं करते। मुझे ऐसा, मेरा को ऐसा लगता है सिंप्लीफाइड कम करता है। आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई थिंग्स। आई हैव ट्राइड टू पिक पुट थिंग्स इनटू इजियर पर्सपेक्टिव बाय ड्राइंग दीस चार्ट्स, बाय ड्राइंग दीस टेबल्स। मुझे भी टाइम लगा इतना सिंप्लीफाई करने में, कोई बात नहीं, हो गया। सर कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। हमारा कैप्टन खत्म हो चुका है और मुझसे दो तीन टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमारे काम के काम है, देखना। सर कहता है देखना, अगर कभी भी कोई नॉन रेसिडेंट है दूसरे नॉन रेसिडेंट को, सर कभी भी अगर इंडिया के बॉन्ड शेयर कर रहा है, सेल कर रहा है, सर इसको इंडिया में एग्जाम ट्रांसफर बोलते हैं। सेक्शन 47 में दिस इज एग्जाम ट्रांसफर। एग्जाम 47 में बोला जाता है। नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को अगर बॉन्ड बेच रहा है, इंडिया के जीडीआर, सॉरी जीडीआर बेच रहा है, आरडीबीज बेच रहा है, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज बेच रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है, सर अगर ये कभी भी नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेचता है ना सर, उसके हाथ में एग्जाम मान लिया जाता है। एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को अगर कभी भी बॉन्ड, जीडीआर, आरडीबी, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है, इसको एग्जाम्प्ट मान लिया जाता है इन इंडिया। एग्जाम्प्ट इन इंडिया, इसको एग्जाम्प्ट इन इंडिया बोलते हैं। देखो अल्टीमेटली सरकार का क्या कहना है कि यार देखो वो बेचते रहे, कोई दिक्कत हो रही है, इंडिया में क्या मतलब। अल्टीमेटली जब इंडिया में वो रिडीम करेंगे तो इंडिया से कैश फ्लो बाहर हो जाएगा, तब हम टैक्स लेंगे। लेकिन इंडिया के बाहर तो बेचते रहो, इंडिया से कुछ जा थोड़ी रहा है। इंडिया से कुछ जा थोड़ी रहा है। नॉन रेसिडेंट अगर रेसिडेंट को बेच रहा है ना, तो फिर उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर सर नॉन रेसिडेंट को बेच रहा है, नॉर्मली कोई टैक्सेबिलिटी बॉन्ड, जीडीआर, आरडीबी एंड सर इसमें म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं जाती। एक और बात, सर अगर यही नॉन रेसिडेंट आईएफएससी यूनिट में किसी को बेच रहा है, इस केस में भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो क्या वही बॉन्ड, वही जीडीआर, वही आरडीबी, वही म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज अगर कैसा कभी दे रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, वेरी सिंपल।